हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हमारा क्लास 8 का इतिहास का चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं। इसमें हमने 5 पार्ट्स कर लिए थे और उसमें हमने बताया था किस तरह से जो है भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया गया, तो किस तरह से भारत को आज़ादी फिर आखिर में मिली, मगर माउंटबेटन प्लान से मिली। तो ये सारी चीजें हमने देख ली, कई सारे सविनय अवज्ञा आंदोलन सब देखे हमने। आज हम देखेंगे हमारा अभ्यास। जितना भी अभी हमने चैप्टर देखा है उन सब में अभ्यास एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा, तो आपको होमवर्क में करने होंगे। कुछ चीजें हम देखेंगे यहीं पे और कुछ चीजें आपको होमवर्क में दी जाएगी, तो आपको वो सब भी करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। सही विकल्प का चयन करना है, तो इसमें मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी होमवर्क में मिलेंगे। पहला, कब आर्म्स एक्ट पारित किया गया? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा, तो ये आपका होमवर्क हो गया। दूसरा, एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व क्या होता है? ये भी आपको यहीं से मिल जाएगा, बड़ा आसान है। थर्ड, के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया। कैसे तब्दील हुआ? तो किस चीज के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया? बताइए कब हुआ? 1791, 1885 या फिर 1919? आपका आंसर क्या होगा? 1919 होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके बाद ही रोवेल्ट सत्याग्रह शुरू हुआ था। अब आ जाइए फोर्थ पे। अब गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में कहां से भारत लौट रहे थे? बड़ा आसान है, तो वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। अब आ जाइए आगे। के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। कब किया था भाई प्रयास गहरी एकता बनाए रखने का? खिलाफत आंदोलन के समय, रावण सत्याग्रह के समय, या फिर दांडी मार्च के समय? बताइए। तो खिलाफत आंदोलन के समय एकता का प्रयास हो रहा था। आप जानते हैं हिंदू जो है हमारे असहयोग आंदोलन में थे और मुसलमान जो है खिलाफत के आंदोलन में थे। अब आ जाइए आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपको क्या करना है भाई? कुछ रिक्त स्थान दिए गए, उनकी पूर्ति करनी है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, सब पढ़िए। पहला प्रश्न क्या है भाई? तो 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के किसमें गिरावट आई? तो बताइए, मैंने आपको बताया था विदेशी कपड़ों के आयात में गिरावट आई थी। कहां से आयात होता था विदेशी कपड़ा? ब्रिटेन से। में कमी आ गई क्योंकि असहयोग हो गया, कोई भी नहीं खरीद रहा विदेशी कपड़े, सबकी होली जड़ी जा रही, तो इस वजह से ये सारे की सारी चीजें हो रही थी। अब आ जाइए आगे। सिंध में और खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। कौन थे बहुत उत्साहित? वो आपको बताना है। सिंध में जो है मैंने आपको बताया था, सिंध में कुछ लोग थे। सिंध आज पाकिस्तान में, तो मैंने आपको बता रखा है। अब तीसरा देखते हैं। मैं गांधी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा करेंगे। कब ऐलान किया भाई गांधी जी ने कि नमक यात्रा करने वाले हैं वो? बताइए, उसका आपको बताना है। तो नमक यात्रा कब करी थी उन्होंने? बताइए। तो नमक यात्रा करी थी 1930 में, ऐलान किया था उन्होंने नमक यात्रा करेंगे वो। अब 1947 तक के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई। किसके विभिन्न भागों में हिंसा फैली 1947 तक? भारत पाकिस्तान की हर जगह हिंसा फैली थी, ये आपको पता होगा। अब आ जाइए फिफ्थ। 1883, इस समय तक कांग्रेस नहीं आई थी, में सरकार ने लागू करने का प्रयास किया। क्या लागू करने का प्रयास सरकार ने किया? बताइए। ये भी आपका होमवर्क होगा, मैंने आपको बता रखा है शुरुआत में। अब आ जाइए मिलान। अब आपको क्या करना है? कुछ चीजों को मिलान कर, कॉलम अ को कॉलम ब से मिलाइए। आपको क्या मिलाना है भाई? कॉलम अ को कॉलम ब से मिलाना है। चलिए देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। बंगाल का विभाजन, रूस की क्रांति, आर्म्स एक्ट, दूसरा विश्व युद्ध और व्यवसायी और प्रचार। बताइए, रूस की क्रांति कब हुई थी?
बताइए बताइए। 1917 में। अब बंगाल का विभाजन कब हुआ था बताइए? 1905 में। दूसरा विश्व युद्ध बताइए कब शुरू हुआ? 1939 में। व्यवसायी और प्रचारक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और आर्म्स एक्ट कब आया भाई? 1878। तो आपका पहले वाले का आंसर भी आपको मिल चुका है। पहले वाले का आंसर जो मैंने आपको बताया ना, होमवर्क में दिया था, ये आर्म्स एक्ट कब आया? 1878 में आया। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा फिर? होमवर्क नहीं रहा अभी आपका, तो क्या होगा? कैंसिल होगा। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। अब आपको क्या करना है भाई? सही के आगे सही का चिन्ह लगाना है और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। पहला, कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। क्या चाहती थी भाई कांग्रेस? कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाए, ठीक है। ये बात क्या सत्य है बताइए? बिल्कुल सत्य है। आप सब जानते हैं कांग्रेस जो है वो हमेशा से यही चाहती थी कि भारतीयों को ज्यादा पद मिले, क्योंकि ज्यादातर अंग्रेजी थे, तो इस वजह से ज्यादा पद मांग रही थी कांग्रेस। बस मांगती थी, मिलते नहीं थे। दूसरा, मध्यभागी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के न्यायपूर्ण चरित्र से अवगत करना चाहते थे। तो यहाँ पे लिख रहा है कि मध्यभागी नेता जो है वो जनता को ब्रिटिश शासन के न्यायपूर्ण चरित्र से अवगत थोड़ी करा रहे थे, वो ब्रिटिश शासन के जो दमनकारी चरित्र है उससे अवगत करा रहे थे। ये आपका गलत हो गया, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन। बताइए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है अभी? 1980 में वायसरॉय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। क्या किया? बंगाल का विभाजन कर्जन ने किया। क्या सत्य है? चलिए देखते हैं। हमें क्या देखना है? हमें देखना है बंगाल का विभाजन। जाइए बंगाल को विभाजन हम देखते हैं। तो बंगाल का विभाजन किस तरह से हुआ था वो हमें यहाँ पे देखना है। आ जाइए देखते हैं। राष्ट्रवाद वगैरह तो आप सब जानते ही हैं, हुआ था। मेरा बंगाल का विभाजन उसके गुस्से की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बंगाल के विभाजन को उभरते हुए राष्ट्रवाद में मिल जाएगा आपको। ये देखिए यहाँ पे आपको आपका आंसर मिलेगा। क्या बताया गया? 1905 में वायसरॉय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। क्या किया? बंगाल का विभाजन कर दिया कर्जन ने। वायसरॉय कर्जन ने क्या किया? बंगाल का विभाजन कर दिया। अब उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, आप तो जानते हैं। इस तरह से वायसरॉय कर्जन ने बंगाल का विभाजन उस समय किया। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा किया गया है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो 1905 में कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया भाई। तो वो स्टेटमेंट सही है गलत है बताइए? तो 1905 में किया, ये तो 1980 बता रहा है, ये गलत हो गया, ठीक है। अब आ जाइए आपके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या है? महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। महात्मा गांधी ने क्या किया? पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। क्या सत्य है? चलिए देखते हैं। तो महात्मा गांधी कब आए थे भाई भारत में? चलिए महात्मा गांधी का जब आना हुआ उसका एक पूरा टॉपिक ये देखिए, जनता के महात्मा है। आ जाइए महात्मा गांधी का आगमन यहाँ पे मिलेगा आपको।
इन्हीं हालत में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण भारत में से भारत लौटे थे। वे वहां पर नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू मुसलमान पारसी वगैरह से मिलने का मौका मिला था। ठीक है। और महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया, यहाँ से आपको मिल जाएगा। महात्मा गांधी ने पहले साल क्या किया? पूरे भारत का दौरा किया। आपका आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट क्या है? सत्य है या असत्य है जो कथन दिया गया आपको? तो ये क्या होगा? सत्य होगा। तो महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा जरूर किया। अब आ जाइए आपके अगले प्रश्न पे। ये सही हो गया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों पर घेराबंदी करी गई। क्या सत्य है? तो जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तब कई सारी जगहों पे भी चीजें हुई, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या सत्य है? चलिए देखते हैं। तो हमें क्या देखना है? और भी कई सारी चीजें हो रही थी, ये भी सारी की सारी चीजें हो रही थी। आ जाइए असहयोग आंदोलन की घटनाओं में देखेंगे। ये देखिए घटनाएं जो हुई, तो पुलिस वाली घटना है, हमें ये नहीं देखना। हमें देखना है कि असहयोग आंदोलन और कहाँ कहाँ हुआ था। आदिवासी भी अलग अलग तरीके की मान्यता रखते थे। ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन में आपको देखते। तो खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया, अभियान किया। और तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी करी गई। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह भी चले। तो ये घेराबंदी का आपको यहाँ पे दिख जाएगा, दुकानों की घेराबंदी करी थी शराब की तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। आपका स्टेटमेंट या कथन जो आपको दिया गया है वो सत्य है असत्य है? बताइए। ये क्या होगा? भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी करी, बिल्कुल सत्य है, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। अब आ जाइए हमारे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए कुछ प्रश्न है उनके हम उत्तर दे देते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्यों वापस लौटा दी भाई? बताइए। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने जो नाइटहुड मिला था वो क्यों हटा दिया? कारण जलियांवाला बाग। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन के आंसर पे। जलियांवाला बाग कब हुआ था? रावल्ट सत्याग्रह के समय। चलिए रावल्ट सत्याग्रह पे आते हैं हम। कहाँ पे मिलेगा हमें? रावल्ट सत्याग्रह में। ये रहा। उसके बाद ही तो हुई थी ये घटना जलियांवाला बाग की। यहाँ देखिए, यहाँ से आपका आंसर शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू करिएगा। किरोड़ सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया। उसके बाद आइएगा किरोड़ सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अब अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए, हड़ताल हुआ रोल्ट एक्ट के खिलाफ और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया और बैसाखी को 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर जो हैं, कौन? जनरल डायर, उनके द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। अब इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। उसमें आपको यह भी बताना है कि भाई नाइटहुड है क्या? तो नाइटहुड है, ये भी आप लिखेंगे कि नाइटहुड, सबसे पहले आप लिखिएगा नाइटहुड ये होता है ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जन सेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि। फिर उसके बाद
रावट सत्याग्रह का पूरा यहाँ से यहाँ तक बता दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका पहला प्रश्न का आंसर आपको मिल गया। हमने हमारा पहला प्रश्न कर लिया। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या कहता है भाई, दांडी मार्च पर टिप्पणी कीजिए। बड़ा आसान प्रश्न, दांडी मार्च पर टिप्पणी करनी है। चलिए करते हैं, आ जाइए दांडी मार्च पर टिप्पणी करें। आप सब जानते हैं दांडी मार्च कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में हुआ था, गांधी जी ने नमक बनाया था। ये रहा नमक सत्याग्रह में देख रहे हैं, ये रहा दांडी मार्च। तो दांडी मार्च में हमें सारी चीजें मिलेगी। आ जाइए देखते हैं। तो पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों में लड़ाई में उतरना था। तो 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा करेंगे। यहाँ से शुरू है सब। उस समय नमक के उत्पादन बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों को कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। तो नमक सत्याग्रह ने क्या किया कि स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था, और इस तरह अमीरों गरीबों के बीच जो मतभेद है उसको भी पैदा नहीं होने दिया, और गरीबों की भी सहायता की, अमीरों का भी थोड़ा भला चाह। तो इस तरह से उन्होंने ये चीजें करी। फिर गांधी जी और उनके अनुयायी इस दांडी मार्च में कहां से कहां तक गए, यहां तक तो आप लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे भी लिख दीजिएगा आगे। गांधी जी और उसके अनुयायी, उनके अनुयायी जो हैं वो साबरमती जो गुजरात में है वहां से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक, दांडी भी गुजरात में ही है, पैदल चलकर गए, और वहां उन्होंने तट पर बिखरा हुआ नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया, और उन्होंने नमक उबालकर भी बनाया। तो यहां तक आपका आंसर होगा दांडी मार्च। ठीक है, और अगर दांडी मार्च का आपको देखना है तो ये आप फोटो भी ध्यान रख सकते हैं। इस तरह से 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाते हुए गांधी जी का फोटो यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आपका दांडी मार्च का प्रश्न भी हल हो गया। अब आ जाइए आपके अगले प्रश्न पे। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था, बताइए। आपको क्या बताना है कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था? तो आपको पता होगा, नारा था स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। चलिए देखते हैं उस अधिकार को किस तरह से इन्होंने बताया। आ जाइए, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार में हमें देखना होगा क्या बताया भाई उन्होंने। ये देखिए, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो किसने बोला था? ये तो आपको बता ही दिया मैंने, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है अभी। ठीक है, तो 1990 के दशक तक बहुत सारे कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। ये आपको लिखना पड़ेगा। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाजपत राय, बाल पाल, वो सब मैंने आपको बताया था, बाल लाल पाल जैसे नेता ज्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए निरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों का सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि उनकी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। और उसी समय तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो यहां वहां से लेकर के यहां तक आपको पूरा का पूरा बताना पड़ेगा। तो 1890 से लेकर के मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यहां तक आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, आप सब देख सकते हैं। इस तरह से ये हमारा प्रश्न भी हो गया। अब आ जाइए हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? चौथा प्रश्न पढ़िए सब। असहयोग आंदोलन को किस प्रकार गति प्राप्त हुई? आपको बताना है, असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसको गति किस तरह प्राप्त हुई? खिलाफत आंदोलन से मिला था। चलिए देखते हैं। असहयोग
आंदोलन के बारे में हम देखेंगे। आप सब जानते हैं असहयोग आंदोलन किस तरह से चला। यहाँ देखिए, यहां से शुरू होता है असहयोग आंदोलन और खिलाफत से जुड़ा, और उसके बाद ही वो बहुत बड़ा बन गया। तो खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि सौंप दी थी। यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना ने भारतीयों में गुस्सा फैला दिया। भारतीय मुसलमान ये भी चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित जो पवित्र मुस्लिम स्थान है उनको वापस से नियंत्रित किया जा सके। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। और इन सबने अब तक जो सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन है वो शुरू कर दिया। गांधी जी ने उनको आह्वान किया, समर्थन किया, और कांग्रेस ने आग्रह किया कि वो पंजाब में हुए अत्याचारों के खिलाफ एक आंदोलन चलाएंगे, और उसे ही असहयोग आंदोलन भी बोला जाता है। अभियान चलाए, मांगे करी। तो 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली और हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। तो गति खिलाफत की वजह से मिली, और गति इस तरह से मिली, लोगों ने छोड़ दिया। मोतीलाल नेहरू इन सब ने क्या किया? वकीलों थे ये सारे, वकालत छोड़ दी, अंग्रेजों दी गई उपाधियों को लौटा दिया, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाया था, और भी कई सारे लोगों ने लौटाया। विधानमंडल में कोई नहीं गया, परिषदों में कोई नहीं गया। जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों की आयात में इसमें गिरावट भी हो गई, और यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देशी ज्यादा हिस्से तक विद्रोह के बादल मंडरा चुके थे। ठीक है, तो वहां से यहां से लेकर के आपको यहां तक लिखना पड़ेगा। खिलाफत के यहां से लेकर के कहां तक लिखेंगे आप? यहां तक। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आंदोलन बढ़ा। ठीक है, अब आ जाइए आपके अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है अभी? चलिए देखते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है, वो क्या कह रहा है? पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े? भाई पहला विश्व युद्ध हुआ, उससे भारतीयों पर कुछ आर्थिक असर भी पड़ा था। तो हमें वही बताना है कि भारतीयों पर कौन कौन से आर्थिक असर पड़ रहे। चलिए देखते हैं। तो भारतीयों पर कौन कौन से आर्थिक दबाव बढ़ रहा था, आ जाइए देखते हैं। आपको बताना है कि भारतीयों पर कौन कौन से आर्थिक दबाव बढ़ रहे थे, वो भी किस पे? पहले विश्व युद्ध के बाद। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1919 तक। तो कौन कौन सी चीजें हुई थी? तो उस समय रोवल्ट एक्ट आया था, आप सब जानते हैं। ठीक है, रोवल्ट एक्ट से पहले की भी बात करेंगे हम। तो यहां से आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी चीजें हो रही थी। तो एक तो बंगाल का विभाजन हुआ था, आप सब जानते हैं, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। दिसंबर 1914 में खेमा वगैरह में एकता स्थापित हुई, लखनऊ में वगैरह हो रहा था, ये सब आप देख रहे हैं। उसके बाद जन राष्ट्रवाद का उदय होगा रोवल्ट एक्ट के खिलाफ, और ये सारी चीजें होंगी, मांग वगैरह बढ़ेगी, औद्योगिक वस्तुओं, कपड़े, इन सब की मांग बढ़ी, और इस तरह से युद्ध के दौरान भारतीयों का विस्तार हुआ और अधिक अवसर मिले। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने पर विवश किया। जो प्रथम युद्ध हुआ तो खातिर गांव में ये सब हुआ, सिपाही वगैरह है। इसके अलावा 1917 में रूस की क्रांति हुई, उससे भी लोगों में बहुत ज्यादा जो है बढ़ा। तो यहां तक आपको लिखना पड़ेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा आपके अगले वाले प्रश्न। इस तरह से हमने ये देख लिया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत सारा आर्थिक दबाव हमें सहन करना पड़ा, और कई सारी जो उद्योग थे उन्हें प्रभाव भी झेलना पड़ा, और उन्हें प्रॉफिट भी हुआ, क्योंकि उद्योग भारत में बढ़ गए। प्रथम विश्व युद्ध में जो भी जरूरत की चीजें थी वो मंगाई गई। मंगाने के लिए कहां से मंगाई? भारत से मंगाई। भारत में मिलों का काम बढ़ा, लोगों को रोजगार मिले, बिजनेस तरक्की हुई। वरना तो सब कुछ ब्रिटेन में ही उगता था, ब्रिटेन में ही मैन्युफैक्चर होता था। अब भारतीयों में भी उन लोगों का भारत भी कर रहा था। ये सब हो गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आंसर का सेक्शन भी कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।